जय आदिवासी। आज 1 जनवरी 2022 के दिन आज पूरे भारत भर के जो आदिवासी समाज है वो नया साल नहीं मनाते। आज के दिन 1 जनवरी 1948 यानी आज़ादी के पहले साल में सरायकेला खरसावां में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर था, जिसमें लगभग 30,000 आदिवासी जो कि अपने स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, उनको आज़ाद भारत के पहले नव वर्ष पर उनको जो भोले भाले निहत्थे आदिवासी थे उन सभी पे अत्याचार किया गया था। वो जो अपने स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, उस दिन हुआ यूँ था कि देश की आज़ादी यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले 3 जून 1947 को एक प्लान आया था, जिसको कहा जाता था माउंटबेटन का प्लान, इटली का प्लान। उसके अनुसार जो अंग्रेज थे उन्होंने आज़ादी की जो मांग रखे थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानियों के पहले भी हमारे जो आदिवासी समाज के लोग थे, पूरे भारत भर के आदिवासी समाज, चाहे गोंड, भील, भिलाला, उरांव, संथाल, मुंडा हो, जितने भी लोग थे, जितने भी 500 से अधिक जनजातियां हैं, इन लोगों की वजह से जो आज़ादी की मांग उठी थी सबसे पहले, तो उसके बाद मजबूरीवश भारत में शासन करने वाली जो ब्रिटिश सत्ता थी, उन्होंने प्लान किया कि हम देश छोड़ के तो चले जाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले संविधान बनाइए। और हम भारत पे जिस तरह का शासन कर रहे हैं, शासन करने का मतलब कि उस समय पे उन्होंने 3 तरह का शासन किया था। 3 तरह का शासन मतलब कि 3, जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी ये सारी चीजें लिखी हुई है कि 3 तरह का शासन उन्होंने किया था, जो 3 तरह के क्षेत्र डिवाइड किए थे। पहला था ब्रिटिश भारत, जो कि जहाँ पे ब्रिटिश सरकार की जो डायरेक्ट शासन थी, उनको जो कानून लगाना होता था, उन क्षेत्रों में वो डायरेक्ट जो भी उनका कानून संविधान था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, भारत के संविधान आने के पहले भी ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम पे 1919 हो, 1905 हो, 1935 हो, उसके नाम पे अंग्रेजी संविधान यहाँ पे लागू था। तो ब्रिटिश भारत में ये अंग्रेजी संविधान डायरेक्ट लागू था। और जो 2 क्षेत्र थे, जैसे कि इंडियन स्टेट यानी कि राज्य रजवाड़े, जो कि उस समय पे स्वतंत्र थे, जहाँ पे करार के माध्यम से या फिर जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे, जिनको हम आज कलेक्टर बोलते हैं, उनके माध्यम से जिन क्षेत्रों में शासन होता था इंडियन स्टेट में, राज्य रजवाड़ों पे, तो उन क्षेत्रों पे करार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार अपने कुछ कानूनों को लगाती थी। और उन क्षेत्रों में ये नहीं कहा जा सकता कि सारे जो ब्रिटिश कानून थे वो वहां पे लागू थे। तीसरा क्षेत्र था आदिवासी क्षेत्र। आप अगर अभी के समता जजमेंट में देखें या फिर कई सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिसमें इन 3 क्षेत्रों का वर्णन है। साथ ही साथ जो आईएएस की किताब हम पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी, या फिर आईएएस की तैयारी जो करके आते हैं, उनको इन सारी बातों को पढ़कर आना पड़ता है। तो इन सारी बातों का डॉक्यूमेंटेशन भी है उनके पास में। तो ये 3 क्षेत्र पे जो हम आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इन क्षेत्रों पे भी अंग्रेजों ने कोई भी डायरेक्ट शासन लागू नहीं किया था। इन क्षेत्रों पे भी वो करार के माध्यम से या फिर पॉलिटिकल एजेंट, जिनको हम कलेक्टर बोलते हैं, उनके माध्यम से शासन किया था। इसीलिए इन आदिवासी क्षेत्रों को नॉन रेगुलेटेड एरिया कहा गया, जहाँ पे अंग्रेजों के कोई भी कानून लागू नहीं होते थे, या फिर जो कानून लागू करने होते थे वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में लगाए जाते थे। तो आज़ादी के बाद जब शासन व्यवस्था को सत्ता का हस्तांतरण की बात जब हुई, तो जो ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश शासन के पास में जो भारत की सत्ता थी, वो ब्रिटिश भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया और वो प्लान लेके आए, वो 3 जून 1947 का इटली का प्लान। इसके अनुसार उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में, साथ ही साथ में एक और प्लान मतलब उन्होंने बनाया, या फिर एक और एक्ट उन्होंने बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सेक्शन 7A, 7B और 7C जब हम पढ़ते हैं, जो कि आज के इंडियन पॉलिटी या फिर जो आईएएस भी पढ़ के आते हैं, ये सारी बातों को, ये चूंकि हमारे इतिहास में लिखित है, तो उसमें उन्होंने ये प्लान बोला कि ये 3 क्षेत्र, ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट और राज्य रजवाड़े और आदिवासी क्षेत्र, इन क्षेत्रों पे हमने जिस तरह से शासन किया, हम सत्ता का हस्तांतरण करके जा रहे हैं, लेकिन वो जो क्षेत्र
जो कि स्वतंत्र थे, जैसे कि इंडियन स्टेट यानी कि राज्य रजवाड़े, और आदिवासी क्षेत्र जो स्वतंत्र थे वो उनको आप चाहो तो करार करके ब्रिटिश भारत में मिला सकते हो, ठीक है। लेकिन करार की शर्त ये रहेगी कि वहां की जो रूढ़ि प्रथा है, वहां की जो लागू व्यवस्था है, उनके अनुसार आप उनको ब्रिटिश भारत में मिला सकते हो। जो कि आप संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो यही बात लिखी हुई है, आप अनुच्छेद 260 पढ़ेंगे तो भी यही बात लिखी हुई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 260 में जो बातें लिखी हुई है कि भारत देश अगर चाहे तो विदेशी सरकार से अगर करार करके वो उस क्षेत्र को अपने अंदर में मिला सकता है, लेकिन वहां की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका वो उनके जैसी ही रहेगी। भारत की सरकार को उनके अकॉर्डिंग ही सारा कानून लगाना पड़ेगा। वही चीज आपका फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1947 या फिर एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिडिक्शन 1947 के नाम पे ये चीज लागू हुआ। तो 3 जून 1947 को इटली ने यह भी कहा कि आप जो राजा रजवाड़े और आदिवासी क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में तो मिलाओगे, लेकिन वो क्षेत्र जो कि ब्रिटिश भारत या फिर मतलब कि भारत के संविधान को नहीं मानेंगे या फिर जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आप उनको भारत का संविधान उन पे लागू नहीं करेंगे। जैसा कि उस समय पे संविधान सभा का डिबेट भी चालू हो गया था। संविधान बनने के लिए संविधान सभा पे जो जयपाल सिंह मुंडा या फिर जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर अध्यक्ष साहब थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोगों ने संविधान बनाने की प्रक्रिया भी चालू कर दी थी। उसके डिबेट में भी अगर हम चाहें तो ये चीजों को ढूंढ सकते हैं कि नागालैंड ने लेटर भेज के इस बात से मना कर दिया था कि हमको भारत में नहीं रहना है। ये सारा आपको संविधान सभा के डिबेट में भी देखने को मिलता है। दूसरी बात है सरायकेला खरसावां, ये जो क्षेत्र थे जहाँ पे 1 जनवरी 1948 को जो हत्याकांड हुआ था, बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, वो क्षेत्र भी ऐसे थे जिनको ये बात मालूम नहीं थी कि हम चाहे तो अपनी अलग सत्ता ले सकते हैं। तो जैसे ही उनको मालूम चली, जयपाल सिंह मुंडा को शुरू में ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा में वो बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, ट्राइबल्स के लिए बहुत हित में उन्होंने बातें रखी थी। तो जिस दिन उनको मालूम चला कि नागालैंड, शुरू में तो उनको ऐसा लगा, जो कि संविधान सभा का डिबेट में भी लिखा हुआ है कि नागालैंड को कुछ लोग भड़का रहे हैं कि वो अपनी अलग सत्ता ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान अलग हुआ वो भी अलग हो सकते हैं 1947 के बाद और 1950 के पहले। तो इस तरह की बातें उनको जब मालूम चली तो उन्होंने सरायकेला और खरसावां में एक सभा रखी 1 जनवरी 1948 को, जिसमें वो ये सारी बातें, जितने भी मतलब कानून संविधान की बातें हैं उस समय की, ये बातें बताने वाले थे। लेकिन जैसे ही जो तत्कालीन गृह मंत्री और जैसे ही वहाँ के पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये बात मालूम चली कि वहाँ के ट्राइबल्स विरोध करने वाले हैं, और चूंकि जब आदिवासी ये बात को खुल के सामने लेके आते तो पूरे देश को ये बात मालूम चल जाएगी और जो सत्ता उनको मिलने वाली है उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वहां पे आजाद भारत का पहला हत्याकांड करवाया गया, जो कि बहुत बड़ी, और चूंकि इस चीज को मतलब अखबारों में भी नहीं आने दिया गया, हम लोगों को भी आज तक मालूम नहीं है। बहुत सारी चीजों को मतलब कि भ्रम की स्थिति पैदा की गई हमारे बीच में कि वहां पे तो अलग राज्य में मिलाए जाने की बात हो रही थी या फिर जिस तरह की चीजें हैं, लेकिन असली बात तो ये थी कि ये सारे जो एक्ट हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट, 3 जून का इटली का प्लान, भारत का संविधान सभा का डिबेट, भारत के संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी, इन सारी बातों को हमसे आज तक छुपाया गया। लेकिन आज जाके आदिवासियों को ये बात मालूम है और आने वाले दिन में इन सारी बातों को कोर्ट में भी उठना चाहिए। अभी क्या है कि 1 साल पहले 3 अगस्त को मैं जब मतलब कि वहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट में मेरा जब जजमेंट आया, जजमेंट में मेरे, चूंकि मैं 1 साल तक वहाँ पे अंदर भी रही थी, तो वहाँ पे ये बातें भी खुली कि बबीता कच्छप का ये पोस्ट है, जो बातें मैं भी बता रही हूँ, सरायकेला खरसावां के जो हत्याकांड के बारे में मैंने पोस्ट किया, तो उसके बारे में भी काफ़ी बातें उठी थी कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ बोल रही हैं। लेकिन वहाँ पे हाईकोर्ट के जज का जो कमेंट था कि ये जो मतलब कि बातें जो कह रही हैं, लड़की कह रही है, बबीता कच्छप जो ये बातें कह रही है सरायकेला खरसावां हत्याकांड के बारे में कह रही है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे उनके बारे में नहीं, बल्कि जो हत्याकांड है ये उसके बारे में बातें कर रही हैं, जो कि लीगल है, ठीक है, जो कि संवैधानिक है। तो आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस हत्याकांड की बातें तो उठनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए। तो आज के दिन मेरे शहीदों को, मेरे आदिवासी समाज के जो अपने स्वायत्तता की मांग करने वाले शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देते हुए ये आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस हत्याकांड की बात को इतना उठाएं
कि सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार भी इस पर दोबारा जांच बैठाने पे मजबूर हो जाए, ताकि जो भी सच्चाई है, जो भी हकीकत है, वो हमारे सामने आए। और जिस तरह का इस हत्याकांड को दबाने की कोशिश की गई थी, जो कि 30,000 लोग मरे थे, लेकिन ये बताया गया अखबारों के माध्यम से कि मात्र 35 लोग थे, और उस वहां पे जो मतलब खाली कुएं थे, वहां पे लाशों को भर के उसको गड्ढे को भर दिया गया। तो इस तरह की जो चीजें थी, वहां पे तो जांच बैठनी ही चाहिए। बस मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है, यही मेरी हमेशा कोशिश रही है, आप लोगों के बीच में जितनी भी सच्चाई है उस चीज को लाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।